नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आज इस चैनल पर हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन भारत के मेंस ऑप्शनल के हिस्ट्री सेगमेंट में हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे। इसके विषय में हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन तो पूछे गए हैं इससे पहले भी, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो संभावना बनती है कि शायद ये पूछे। हालांकि लास्ट ईयर 66 में हड़प्पा सभ्यता से पूछ चुका है क्वेश्चन उसकी विशेषताओं को लेकर के, तो हो सकता है इस बार पतन पूछ दे, या ये भी हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन ना भी रहे, लेकिन पतन का अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, तो हो सकता है कि पूछ दे, इसलिए मैंने इसको भी शामिल कर लिया है। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं। क्या इसको किस तरह से लिखा जाएगा। 2600 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्ण विकसित अवस्था अथवा चरम पर थी। जैसा कि हम लोग जानते थे, हड़प्पा सभ्यता 1750 से स्टार्ट होकर के 2600 ईस्वी पूर्व तक ये अपने पूर्ण विकसित चरण पर थी, और यह जैसे ही 1750 अथवा 1800 तक पहुंचती है तो यह अपने पतन अथवा ह्रास की तरफ बढ़ चलती है। ठीक है, तो 2600 ईस्वी पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता अपने पूर्ण विकसित अवस्था अथवा चरम पर थी, किंतु 1800 ईस्वी पूर्व तक आते आते यह अपने पतन की ओर बढ़ चली। सिमेट्री एच संस्कृति, ध्यान दीजिएगा, इसको जरूर शामिल कीजिएगा। सिमेट्री एच संस्कृति ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए, तो इससे हड़प्पा सभ्यता के पतन की काफ़ी पुष्टि होती है, तो इस लाइन को जरूर शामिल कीजिएगा। सिमेट्री एच संस्कृति भी हड़प्पा के त्याग की पुष्टि करती है, क्योंकि इसके पहले जो जन समूह आया था उनकी मुर्दों को दफनाने और बर्तन बनाने की पद्धति मूल हड़प्पा वासियों से भिन्न थी। यह कौन साबित करता है? सिमेट्री एच संस्कृति। ओके, आगे है निम्न लक्षण हड़प्पा के ह्रास या पतन की पुष्टि करते हैं। पतन तो था, लेकिन इसके लक्षण क्या थे, मतलब किस आधार पर हम ये समझेंगे कि हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर उन्मुख हो रही थी। तो उनके लक्षण हैं खाली शहर, अंतर क्षेत्रीय एवं सुदूर विनिमय में ह्रास, बड़े शहरों के स्थान पर तंग गलियों का उदित होना, और शहरी जीवन का त्याग इत्यादि। ठीक है, शहरी जीवन का त्याग इत्यादि। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर इतिहासकारों में सहमति नहीं है। अब सीधा आ जाएंगे पतन पर कि क्या है पतन के कारण, और इसके बारे में अब लिखना स्टार्ट करेंगे। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों पर इतिहासकारों में सहमति नहीं है, अतः उनके द्वारा प्रस्तुत मतों को सामान्य रूप से दो वर्गों में बांट सकते हैं। ठीक है, दो वर्गों में बांटा जा सकता है। तो पहला इसमें है आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत, और दूसरा है पारिस्थितिक असंतुलन या क्रमिक ह्रास के सिद्धांत। ठीक है, तो ये दोनों सिद्धांतों को हम लोग बारी बारी से इसका व्याख्या करेंगे। तो चलिए ये देखते हैं किस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो लिखते हैं आकस्मिक ह्रास के सिद्धांत। इस सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वानों ने हड़प्पा के पतन के निम्नलिखित कारण खोजे हैं। तो पहला कारण है यह सभ्यता भयंकर बाढ़ एवं भूकंप से नष्ट हो गई, और यह सिद्धांत दिया है आर.एल. रेइक्स ने। भयंकर बाढ़ और भूकंप का सिद्धांत किसने दिया है? आर.एल. रेइक्स ने। ओके, और दूसरा है मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई, और यह सिद्धांत दिया है एच.टी. लैम्ब्रिक ने। तीसरा है बढ़ती हुई शुष्कता से ह्रास हुआ, इस सिद्धांत को दिया है डी.पी. अग्रवाल और सूद ने। और चौथा है बर्बरों अथवा आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा को बर्बाद कर दिया। यानी कि हड़प्पा के पतन के बारे में 4 तरह के सिद्धांत दिए गए हैं। पहला तो बाढ़ और भूकंप, दूसरा हो गया सिंधु नदी के मार्ग, मोहनजोदड़ो और सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण यह सभ्यता नष्ट हुई। तीसरा है इतनी अधिक सूखा पड़ा, शुष्कता इतनी अधिक बढ़ गई कि जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का नाश हो गया। और चौथा है कि आर्य आक्रमणकारियों का आक्रमण हुआ, जिसके वजह से हड़प्पा सभ्यता नेस्तनाबूद हो गई। तो इन कारणों का खंडन भी विभिन्न विद्वानों ने किया है, जिसके कारण पारिस्थितिक असंतुलन के विचार को बढ़ावा दिया गया। अब इन कारणों का खंडन होने के बाद एक और जो दूसरा सिद्धांत हमने चर्चा की है पारिस्थितिक असंतुलन, तो उसके बारे में भी इतिहासकारों का मत था। तो अब उसका भी करेंगे, देखेंगे कि उसमें क्या मत है और किस तरह से उसका खंडन होता है। आगे के पृष्ठ के आरेख में इसका भलीभांति आरेखन किया गया। इसका एक आरेख बना करके दिया हुआ है मैंने, तो ये इसका आरेख है, इसको करेंगे। पहले इधर देख लेते हैं पारिस्थितिक असंतुलन, पहले एक चर्चा इसका भी कर लेते हैं। ठीक है, पारिस्थितिक असंतुलन, इसके प्रणेता फेयर सर्विस जैसे इतिहासकारों को माना जाता है। उन्होंने हड़प्पा नगरों की जनसंख्या की गणना की और नगर निवासियों की जरूरतों का हिसाब लगाया है। उनके अनुसार हड़प्पा के
ग्राम निवासी अपनी उपज के 80% का उपभोग स्वयं कर लेते थे। नगरवासियों हेतु मात्र 20% ही बचता था जो बाजारों में बिकने के लिए आता था। इस अपर्याप्त उपलब्धता ने जंगल और घास के मैदानों के लिए चुनौतियां खड़ी की। अर्थात अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होती थी, अनाजों और जो भी ज़रूरतें होती थी उन सब की वो सब उपलब्ध नहीं हो पाते थे। तो इसका ये मतलब परिणाम हुआ कि जो नगरवासी थे अब वो जंगल और घास के मैदानों की तरफ बढ़ चले अपने भोजन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जिसके कारण वहाँ के भी छोटे छोटे जानवर अथवा जो अन्य वन में जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं वो सब नष्ट होने लगी, खत्म होने लगी। और जब एक बार ये समाप्त होने लगे तो बाढ़ और सूखे की निरंतरता बढ़ गई। अंततः एक के बाद एक कई समस्याओं का सामना करते करते हड़प्पावासी हार गए और पलायन कर गए। ठीक है, अब हड़प्पावासी वैसी जगहों पर बसने के लिए जाने लगे जहां जीविका की बेहतर संभावनाएं थी, जैसे कि गुजरात और पूर्वी क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों की तरफ भी हड़प्पावासी बढ़ चले थे। हालांकि बाद में इन दोनों ही सिद्धांतों को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विद्वानों ने छोड़ दिया। अब उन्होंने अपना ध्यान हड़प्पा परंपरा की निरंतरता पर केंद्रित किया। इसके कई नए और अद्भुत परिणाम सामने आए। अर्थात इतिहासकारों का बाद में यह भी विचार हुआ कि हड़प्पा सभ्यता का नाश नहीं हुआ था, उसका पतन नहीं हुआ था, मतलब बल्कि हड़प्पा सभ्यता अपने प्रौढ़ावस्था की ओर जा करके एक नए तरीके से हड़प्पा सभ्यता फिर से बसना स्टार्ट हुई थी। अर्थात कहने का मतलब कि अब हड़प्पा सभ्यता नष्ट न होकर के प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ चली थी और निरंतर ही जारी रही। अर्थात वहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी गण थे वे कुछ मुख्य शहरों को छोड़ करके जो मुख्य नहीं थे अर्थात गौण शहर थे वहाँ वो लोग रहने बसने के लिए चले गए, क्योंकि जो मुख्य शहर थे वहाँ जीवन यापन के साधनों का अभाव हो चला था इस वजह से। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने हड़प्पा की परंपरा की निरंतरता पर जब ध्यान केंद्रित किया तो उसके बाद जो नए परिणाम आए तो वे परिणाम कौन कौन से आए वो देखते हैं। कि पहला इसमें दिया गया है तर्क कि यह सही है कि नगर खाली हो गए किंतु अधिकांश बस्तियों में रिहाइश जारी देखी गई। इतिहासकार यह कहते हैं कि नगर खाली तो हो गए किंतु कई बस्तियों में रिहाइश जारी देखी गई, अर्थात बस्तियां फिर भी जारी रही, खत्म नहीं हुई। नगर केंद्रित अर्थव्यवस्था के कार्यकलाप जैसे लेखन, बाट, मुहर, मिट्टी के बर्तन की परंपरा समाप्त हो गए किंतु छोटे कस्बे और गांव बने रहे। ठीक है, और उसके बाद है गुजरात, राजस्थान और हरियाणा इत्यादि क्षेत्रों में नगर चरण के मुकाबले अधिक गांव देखे गए। विकसित हड़प्पा सभ्यता चरण के बाद की बस्तियां अर्थात प्रौढ़ हड़प्पाई चरण की। तो अब यहाँ पे ये चार्ट पहले देख लेते हैं, उसके बाद जो डीलिंग है उसके बाद हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है आकस्मिक ह्रास अर्थात महासंकट का सिद्धांत, जो कि हमने 4 कारणों की जांच पड़ताल की। बाढ़ और भूकंप, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण नष्ट हुआ। मोहनजोदड़ो शहर जो था वो सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण नष्ट हुआ, ऐसा विचार दिया है H.T. लैम्ब्रिक ने। और निरंतर बढ़ती शुष्कता से ह्रास हुआ, अभी हमने पढ़ा है, जिसका ये साक्ष्य दिया है इसके बारे में D.P. अग्रवाल और सुद ने। और बर्बरों अथवा आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा को बर्बाद किया, यह साक्ष्य दिया है व्हीलर ने। तो ये चारों जो हैं मतलब कि साक्ष्य इसका खंडन भी किया है इतिहासकारों ने। तो वो सब एक चार्ट के माध्यम से यहाँ पर लिख देंगे, इससे अच्छा क्वेश्चन का हमारा आंसर बन पड़ेगा। तो पहला है बाट साक्ष्य R.L. रेक्स। इन्होंने क्या तर्क दिया है? इन्होंने पहला तर्क दिया है गाद जमा होने से आवास स्थल अलग हो गए। दूसरा है कि मकानों और सड़कों पर 80 फुट तक गाद जमा मिली है, गाद वाले मलबे पर मकान बनाए गए। और उसके बाद दूसरा साक्ष्य उन्होंने भूकंप का दिया है। पहला बाट साक्ष्य, दूसरा है भूकंप साक्ष्य। भूकंप के लिए उन्होंने तर्क दिया है सिंधु क्षेत्र अशांत भूकंप क्षेत्र में है और भूकंप से बाढ़ के मैदानों का स्तर ऊंचा हो गया, जिससे नदी के पानी का समुद्र में जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया और पानी शहरों में घुस गया। भूकंप से भूमि समुद्र से दूर चली गई, जिससे वाणिज्य नगरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। और इसकी आलोचना की है H.T. लैम्ब्रिक ने, अर्थात उन्होंने इसका खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि इस सिद्धांत से सिंधु घाटी के बाहर की बस्तियों के ह्रास के संबंध में स्पष्टीकरण नहीं मिलता।
दिवर्तनिक विक्षोभ से अर्थात दिशा के बदल जाने से और उससे उत्पन्न विक्षोभ से कोई नदी अवरुद्ध नहीं हो सकती। तो ऐसा उन्होंने तर्क दिया है। और उसके बाद उन्होंने अपने तर्क का समर्थन करने के लिए एच टी लैम्ब्रिक ने यह बताया कि मोहनजोदड़ो जो नष्ट हुआ है वह एक्चुअली सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण नष्ट हुआ। ठीक है, नदी अवरुद्ध नहीं हुई बल्कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया। तो इसके लिए उन्होंने जो तर्क दिए हैं वह है हड़प्पा में जो गाद मिली है उसका कारण हवा है जिसके साथ रेत और गाद आई। ठीक है, रेतीली गाद बाढ़ों के कारण नहीं आई। अब इसका खंडन किया गया है डीपी अग्रवाल के द्वारा, डीपी अग्रवाल और सूद के द्वारा। तो डीपी अग्रवाल ने कहा इससे यह तो स्पष्ट किया जा सकता है कि लोग मोहनजोदड़ो को छोड़कर चले गए, पर इससे इसका ह्रास स्पष्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसके बाद डीपी अग्रवाल ने अपना क्या सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने सिद्धांत दिया है निरंतर बढ़ती शुष्कता से ह्रास हुआ। इसके लिए उन्होंने साक्ष्य दिए हैं डीपी अग्रवाल और सूद ने। पहला तो उन्होंने यह दिया है कि द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व का मध्यवर्धित शुष्कता की अवधि का जो समय था, इस समय हड़प्पा का ह्रास होता है। यह यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और राजस्थान में किए गए अध्ययनों पर आधारित है। दूसरा साक्ष्य डीपी अग्रवाल ने और सूद ने क्या दिया कि शुष्कता बढ़ने से अर्ध शुष्क क्षेत्र जैसे कि हड़प्पा पर सबसे अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा होगा, कृषि में ह्रास हुआ होगा। और तीसरा साक्ष्य दिया उन्होंने दिवर्तनिक विक्षोभ से घग्गर जैसा नदी तंत्र प्रभावित हुआ होगा जो सूख गया। और इसकी आलोचना की है व्हीलर ने आलोचना करते हुए अर्थात खंडन करते हुए कहा कि परिणाम पूरी तरह से नहीं निकाले गए। और दूसरा उन्होंने खंडन किया है कि घग्गर नदी के सूखने का अभी तक काल निर्धारण नहीं हो सका है। ठीक है, जो उन्होंने जो द्वितीय सहस्त्राब्दी ईस्वी पूर्व का जो समय दिया है, इस समय अवधि को व्हीलर ने गलत साबित किया है कि घग्गर नदी के सूखने का काल निर्धारण अभी तक नहीं हो सका है। तो व्हीलर ने अपना क्या सिद्धांत दिया है, उन्होंने सिद्धांत दिया है बर्बरों अथवा आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा को बर्बाद किया। और इसके लिए व्हीलर ने साक्ष्य दिए हैं कि सड़कों पर नर कंकाल पड़े हुए मिले हैं। ठीक है, और दूसरा दिया है ऋग्वेद में दासों के किलों का वर्णन है जिन्हें पुरंदर नामक देवता नष्ट करता है। ऋग्वेद में ऐसा उल्लेख है कि पुरंदर नाम का एक देवता था। पुरंदर एक्चुअली इंद्र को कहा जाता है। पुर मतलब नगर और पुरंदर यानी नगरों को नष्ट करने वाला अर्थात इंद्र। तो दासों के किलों का वर्णन है जिन्हें पुरंदर नामक देवता नष्ट करता है। ठीक है, ऋग्वेद कालीन आर्यों के भौगोलिक क्षेत्र में पंजाब और घग्गर का क्षेत्र शामिल है। और चौथा साक्ष्य उन्होंने दिया है कि वेदों में रावी नदी पर एक स्थान हड़प्पा का उल्लेख मिलता है, यहाँ आर्यों ने युद्ध किया था। यह नाम हड़प्पा के नाम के समान है, अर्थात हड़प्पा नाम का जो ये स्थान का उल्लेख है तो यह कुछ हड़प्पा से मिलता है। इसलिए उन्होंने व्हीलर ने यह साक्ष्य दिया है कि संभवतः बर्बरों अथवा आर्य आक्रमणकारियों ने हड़प्पा को बर्बाद कर दिया। तो इसका भी खंडन किया गया। इसका खंडन इस आधार पर किया गया कि हड़प्पा का ह्रास 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास हुआ, जबकि आर्य आक्रमणकारी अर्थात आर्य जो हैं ये 1500 ईस्वी पूर्व से पहले नहीं आए। आप इतिहास की पुस्तक देखोगे तो आर्यों का आगमन भारत में 1500 ईस्वी पूर्व से ही होता है, इससे पहले नहीं होता। जबकि हमारी हड़प्पा सभ्यता नष्ट हुई थी 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास। ठीक है, अतः हड़प्पा निवासियों और आर्यों का संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार करना कठिन है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकस्मिक ह्रास अर्थात महासंकट का सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत इसी में दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता के ह्रास के सिद्धांत में दूसरा दिया गया है क्रमिक ह्रास का सिद्धांत। वो तो आकस्मिक था जिसमें कि बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, सिंधु नदी का मार्ग बदल गया, बर्बर आक्रमणकारियों ने नष्ट कर दिया। लेकिन क्रमिक अर्थात धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता का नाश हुआ। तो यह सिद्धांत दिया है फेयर सर्विस ने। फेयर सर्विस नाम के इतिहासकार थे। इन्होंने बताया कि पारिस्थितिक असंतुलन के कारण ह्रास हुआ। तो इन्होंने इसके समर्थन में ये साक्ष्य दिए हैं कि यह गणना कि इन अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पारिस्थितिक संतुलन इसलिए बिगड़ रहा था कि मनुष्यों और मवेशियों की आबादी से वनों के खाद्य और ईंधन के अल्प साधन समाप्त होते जा रहे थे। ठीक है, यह साक्ष्य उन्होंने दिया। वनों के नष्ट होने से बाढ़ और सूखे की निरंतरता में वृद्धि हो रही थी। तीसरा साक्ष्य उन्होंने दिया कि कस्बों से लोग गुजरात और पूर्व के क्षेत्रों में चले गए।
और चौथा दिया कि ह्रास की यह प्रक्रिया आसपास की बस्तियों से हुए हमलों और धावों से पूरी हुई। अर्थात इन्होंने इन चारों को मिक्स कर दिया फेयर सर्विस ने। पहला तो यह कि पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ रहा था, क्योंकि लोगों को खाद्य, पानी और ईंधन की मतलब कि अपर्याप्तता थी, सुलभता कम हो रही थी, नहीं सुलभ हो पा रहे थे, वन नष्ट हो रहे थे, बाढ़ और सूखे की निरंतरता बढ़ रही थी, अर्थात बार बार बाढ़ आ रहे थे, सूखा बढ़ रहा था, बार बार सूखा पड़ रहा था। इसके कारण लोग तंग आकर अपनी बस्तियों को छोड़कर गुजरात और पूर्व के क्षेत्रों में चले गए। और इसके अलावे बाद में कुछ आक्रमणकारी भी आए जिन्होंने भी हड़प्पा को नष्ट किया। तो ये सब चीज़ें एक साथ उन्होंने मिक्सअप कर दिया। तो इसकी आलोचना इस आधार पर की गई, फेयर सर्विस के इस साक्ष्य की आलोचना की गई कि इस क्षेत्र में जमीन आज भी उपजाऊ है, अर्थात सिंध क्षेत्र में जमीन आज भी उपजाऊ है, मतलब पंजाब क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, ठीक है, पंजाब क्षेत्र में जमीन आज भी उपजाऊ है। इससे जमीन की शक्ति छीन हो जाने की प्राकल्पना उचित सिद्ध नहीं होगी। और दूसरा इसकी आलोचना, दूसरा यह तर्क देकर किया गया कि यह प्राकल्पना प्रमाणित किए जाने से पहले हड़प्पा कस्बों की जरूरतों की गणना के लिए और भी अधिक सूचनाओं को शामिल किया जाना जरूरी है। तो इस तरह से ये दोनों सिद्धांत इस तरह से ये साबित होते हैं। अब चलते हैं जहां हमने छोड़ा था। तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे कि विकसित हड़प्पा चरण के बाद की बस्तियां, अर्थात प्रौढ़ हड़प्पाई चरण की बस्तियां मुख्यतः सिंध, भारत, ईरानी सीमांत प्रदेश जैसे कि बलूचिस्तान, मुंडीगाक इत्यादि, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कच्छ और सौराष्ट्र जैसे क्षेत्रों में ही अधिक देखी गई। जो भी बाद में हड़प्पा के प्रौढ़ावस्था के बाद की जो बस्तियां बसी वो इन्हीं क्षेत्रों में देखी गई। इस तरह से आकस्मिक ह्रास एवं क्रमिक अथवा पारिस्थितिक संकट के ह्रास दोनों ही सिद्धांतों को सिद्ध करने में आई दिक्कतों के कारण विद्वानों ने अब अपने तर्कों को ह्रास नहीं हुआ अर्थात निरंतरता प्राकल्पना की तरफ केंद्रित कर दिया है। अब दोनों ही सिद्धांत खंडित हो रहे हैं। इस कारण अब विद्वान हड़प्पा के पतन के कारणों को नहीं ढूंढते। अब उनका यह मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन नहीं हुआ, अर्थात हड़प्पा सभ्यता मतलब कि समाप्त नहीं हुई, बल्कि अपने प्रौढ़ावस्था की ओर जाकर के थोड़ी सी धूमिल हो गई थी। उसके बाद से फिर उसका निरंतर ही विकास जारी रहा और वो आज भी देखी जाती है। हड़प्पा सभ्यता के कुछ लक्षण हमारे जीवन में, कुछ चीज़ें आज भी देखी जाती, जैसे ओखल देख सकते हैं, खल, मूसल, बैलगाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हड़प्पा सभ्यता से आज भी लिया गया प्रतीत होता है। तो इसमें अब है, अतः विद्वानों ने अब ह्रास के कारणों की खोज बंद कर दी है। हड़प्पा सभ्यता की निरंतरता को भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में देखना शुरू कर दिया है और स्वीकार किया है कि नगरों का ह्रास हुआ तथा मोहरों, लेखन और मृद भांड जैसी परंपराएं समाप्त हो गईं। तो इस तरह से यह पूरा होता है। इसमें हम लोग निष्कर्ष के रूप में 2-4 लाइन और जोड़ करके इसको एंड अप कर देंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन की PDF चाहिए तो लिंक दे दूंगी मैं उसका इनबॉक्स में, आप वहां से PDF ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। आगे के वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। धन्यवाद।